Assalamu alaikum dear friends. Welcome back to our YouTube channel J&K Ideal Academy. दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्जाम्स आने वाले हैं एंड various notifications are making rounds on social media regarding the announcement of dates of the said examination. तो ऐसे टेंटेटिवली जो शेड्यूल्ड है एग्जामिनेशन वो है 28th ऑफ जनवरी 2024। तो उस डेट पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो हमने सोचा कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं इस एग्जाम के, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के, उनके लिए एक एमसीक्यू सीरीज अपलोड की जाए रिगार्डिंग ईच एंड एवरी सेक्शन जो है इस सिलेबस का। उनके लिए हमने ये लेक्चर सीरीज प्रिपेयर की है, उनके लिए हमने ये एमसीक्यू सीरीज प्रिपेयर की है ताकि वो अपनी प्रिपरेशन लेवल चेक कर पाए कि हम कितना प्रिपेयर हैं इस एग्जाम के लिए। तो वी हैव स्टार्टेड विद द इकोनॉमिक्स सेक्शन because we have already uploaded many lectures regarding the economics section. economics section जो आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारी चैनल से, तो उस में आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए गए हैं रिगार्डिंग जो सिलेबस इसमें दिया हुआ है। उन तमाम टॉपिक्स के कंसेप्ट्स जो है वो आपको क्लियर ऑलरेडी किए गए हैं। तो जिन्होंने अभी नहीं वो देखे हैं वो लेक्चर्स, वो देखें, वो चेक करें। वो जो भी लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं उनका सिलेबस पूरा हमने कवर किया है उन लेक्चर्स में। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे नए फ्रेंड्स आ रहे हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब करना ना भूले, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी आने वाले लेक्चर्स हैं वो उनकी नोटिफिकेशंस उनके पास पहुंचे। तो हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे सिलेबस का पहला हमारे इकोनॉमिक्स सेक्शन का पहला टॉपिक जो है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमने एक पूरा इसमें जो पूरा सिलेबस है जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, पूरे जो सेक्शंस हैं सारे, उनके लिए हमने एक तकरीबन 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज की एक टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की है। तो वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी एंड दैट विल बी अ पेड टेस्ट सीरीज। वो एक पेड टेस्ट सीरीज होगी। जो भी आप लोगों में से परचेज करना चाहेंगे वी विल प्रोवाइड द लिंक एंड यू कैन परचेज फ्रॉम दैट लिंक। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन्स द टर्म यूटिलिटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन यूटिलिटी को डिफाइन करता है? द वैल्यू ऑफ मनी, द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, द टोटल वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। तो दोस्तों आपने यूटिलिटी का कंसेप्ट अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम यूटिलाइज करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज करते हैं, उनमें एक पावर होता है कि वो हमारी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल हम कपड़े पहनते हैं, हम कोई खाने की चीज यूटिलाइज करते हैं। तो एवरी कमोडिटी, एवरी गुड्स एंड सर्विसेज, दे हैव अ पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हमारी वांट्स उससे सेटिस्फाई हो जाती है। तो उस कमोडिटी में जो ये पावर है कि वो हमारे वांट्स सेटिस्फाई करता है, उस पावर को कहते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक बेहतरीन एग्जाम्पल से हम समझाएंगे कि देखिए, जब हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है। तो जब हम पहले खाना स्टार्ट करते हैं तो उस उस टाइम खाने की यूटिलिटी जो है, इस कमोडिटी की यूटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन स्लाइटली जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो खाना खाते खाते इस खाने की जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, क्योंकि हमारी भूख मिटती जाती है। तो इसमें वो वांट सेटिस्फाइंग पावर फिर नहीं रहता। तो अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि इस खाने की जो यूटिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये जीरो यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो simply put we can say that the want satisfying power of a commodity is known as it is utility. दूसरा क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड के रिलेटेड। लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों ने पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो
एक नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है बिटवीन प्राइस एंड इट इज एंड द क्वांटिटी कमोडिटेड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। तो कोई कमोडिटी है हमारे पास, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस राइज होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड फॉल हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम किसी कमोडिटी की एग्जांपल लेंगे, लाइक हमारे पास एलपीजी सिलेंडर्स हैं, तो उनका जब प्राइस राइज होता है तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड कम हो जाती है। या कोई भी कमोडिटी, कोई कपड़ा पहनने की कोई चीज या कोई और चीज, जिस कमोडिटी का भी प्राइस इंक्रीज हो जाता है उसकी डिमांड फॉल हो जाती है, और जब प्राइस फॉल होता है तो डिमांड राइज हो जाती है। सो दिस एस्टैब्लिशेस एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड it is quantity demanded. So law of demand states that there is an inverse relationship, there is a negative relationship between uh, the price of a commodity and its demand. The next question we have, what's the primary function of the Reserve Bank of India? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप सबने सुना होगा। दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, 1 अप्रैल 1935। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, हमारे इंडिया का। तो इसकी प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी इसका काम क्या है? फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मनी सप्लाई रेगुलेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड प्रमोशन। तो हम सबको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मनी सप्लाई रेगुलेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है एक इकोनॉमी में, यानी जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन होने का खतरा होता है। उस टाइम Reserve Bank of India swings into action and it brings the money supply back from the economy by raising the interest rates, raising the various rates, bank rates like repo rate, reverse repo rate and other interest rates. तो ये मनी सप्लाई रेगुलेशन जो है वो प्राइमरी फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी भी ये इसी रिलेटेड है कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए अलग हमने एक टॉपिक दिया है, एक लेक्चर दिया है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का, तो वो आप पढ़ सकते हैं इस रिलेटेड। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है जीडीपी के रिलेटेड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट डज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर टू? यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है? तो हमको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, तीन चीजें हमें याद रखनी है। ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मीन्स जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया जाता है, और प्रोडक्शन का मतलब है जो प्रोड्यूस, जो चीजें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सिंपली वी कैन से दैट इट इज द टोटल वैल्यू। एक्चुअली जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू। ये मॉनेटरी वैल्यू होता है उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होती है इन ए गिवन पीरियड, यूजुअली वी कैन से 1 ईयर। एक साल में जो भी एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनका मॉनेटरी वैल्यू जो है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट्स द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है, यानी परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी आपको पढ़ाया है, उसमें आपने पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन जो होता है या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है, उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेन फीचर होता है, वो होता है मेनी सेलर्स एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। मेनी सेलर्स एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, यानी इसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मींस सिमिलर एंड आइडेंटिकल इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट, यानी उसका कलर भी, उसका प्राइस भी, उसका साइज भी, ईच एंड एवरीथिंग इज आइडेंटिकल व्हेन इट कम्स टू अ प्रोडक्ट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो इसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन हर कोई सेलर जो है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। ठीक है, सो मेनी सेलर्स
and identical products. This is the main characteristic of a perfectly competitive market. In economics, what is the term for a situation where resources are used inefficiently and production falls below its potential? देखिए, जब जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके साथ साथ हमें एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज भी करना पड़ता है. Whenever resources are used in an efficient manner, then the production can be achieved on a higher side. तो रिसोर्सेज, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए इकोनॉमी में, तभी हम एक अच्छा प्रोडक्ट जो हायर साइड में हासिल कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि रिसोर्सेज जो है वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होती है, इनएफिशिएंटली यूज होती हैं, और इस वजह से जब रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूज नहीं होती तो प्रोडक्शन भी फॉल होता है, तो उस वजह से प्रोडक्शन में कमी आ जाती है. तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? उस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है अंडर यूटिलाइजेशन. So when the resources are not properly utilized, they remain underutilized, and as a result production falls below its potential. यानी जो प्रोडक्शन का पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो हमें अचीव नहीं होती है because of the underutilization of resources. What role does the government play in a market economy according to economic principles? मार्केट इकोनॉमी आपने पढ़ा है हमारे लेक्चर्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी जो है ये एक फ्री इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट की ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होती है. ठीक है, लेकिन कभी कभार इस लिमिटेड यानी इस मार्केट इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट का कुछ रोल आता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है जब एक मार्केट इकोनॉमी की हम बात करते हैं? तो गवर्नमेंट का रोल जो है वो ये है कि लिमिटेड इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर्स. हमें पता है कि मार्केट इकोनॉमी जो है इसमें ज्यादातर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का इंटरवेंशन रहता है. जब प्राइस डिटर्मिनेशन की बात आती है, जब भी कोई चीज डिटरमाइन करनी होती है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. बट द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज अ रोल इन द मार्केट इकोनॉमी. गवर्नमेंट का भी एक रोल होता है, लाइक लिमिटेड इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर्स. जहां जहां मार्केट में फेलियर्स होंगे, जहां जहां कोई प्रॉब्लम होती है जो मार्केट फोर्सेस हैंडल नहीं कर पाते, देन the role of the government comes into play, and at that time a limited role of the government is also exercised in a market economy. तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी जो है ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बाहर नहीं है, यानी गवर्नमेंट इस मार्केट इकोनॉमी में भी एट द टाइम ऑफ नीड इंटरवीन कर सकता है, इंटरफियर कर सकता है. वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इनमें से किस चीज के मुतालिक ज्यादातर डील करता है? हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बारे में पढ़ा है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो डिवीजन है ये एक्चुअली रैगनार फ्रिस्क ने किया था. रैगनार फ्रिस्क ने ये एक डिवीजन किया था, यानी इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया था टू ब्रांचेस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. एज फार एज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड, माइक्रो मीन्स स्मॉल, so microeconomics deals with the smaller units of an economy. So simply we can say that microeconomics is the study of individual markets and firms. जो individual markets होते हैं, individual firms होती हैं, इन small units of economy या households होते हैं या एक individual होता है, उसके बारे में microeconomics में हम पढ़ते हैं. तो microeconomics का main concern है the study of individual markets and firms. What is the primary goal of fiscal policy in economics? फिस्कल पॉलिसी भी हमने पढ़ाया है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है. देखिए, पहले हम फिस्कल पॉलिसी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे. एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी जो है, इट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द पॉलिसी which in which we see the use of government spending and taxation to influence the economy. यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो होती है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, और गवर्नमेंट की टैक्सेशन यानी रेवेन्यू जो होता है गवर्नमेंट का. ठीक है, क्योंकि टैक्स जो है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है या गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज जो है, इनकी वजह से इकोनॉमी पे ओवरऑल डिमांड इन द इकोनॉमी, इस पर क्या असर पड़ता है. ठीक है,
और ये जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट की टैक्सेशन है, ये पॉलिसी जो है इसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। और वी कैन सिंपली से दैट हाउ डज गवर्नमेंट मैनेज इट्स स्पेंडिंग, हाउ डज गवर्नमेंट मैनेज इट्स टैक्सेशन, revenue and expenditure, how is it managed by the government, this is simply known as fiscal policy। तो हमारी जो फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती है, उसका प्राइमरी गोल जो होता है वो होता है इन्फ्लुएंसिंग द ओवरऑल डिमांड इन द इकोनॉमी थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। ये है सिंपली। तो फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के रिलेटेड होती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के थोड़ा उसके बरक्स है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में हम आरबीआई की पॉलिसीज पढ़ते हैं, यानी मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट डज द टर्म सेटेरस पैरिबस मीन? सेटेरस पैरिबस का मतलब क्या होता है जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं? तो एक्चुअली ये सेटेरस पैरिबस जो है ये एक लैटिन फ्रेज है। आपने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी टर्म्स देखी होंगी कि उनका ओरिजिन जो होता है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से होता है, ठीक है। तो सेटेरस पैरिबस जो है इट इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स, जब हम कहीं पे बोलते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, तो अदर थिंग्स जो है जब हम उनको होल्ड कांस्टेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उसमें हम अदर थिंग्स को कांस्टेंट रख के प्राइस का इफेक्ट डिस्कस करते हैं कि प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पर। तो उस टाइम हम, या जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में हम रिलेशन पढ़ते हैं प्राइस और डिमांड के बारे में, तो अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो अदर थिंग्स जब कांस्टेंट रहते हैं उसको लैटिन में कहा जाता है सेटेरिस पैरिबस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। We have question number 11. Which of the following best describes the role of the World Bank in the global economic system? Global economic system में जो वर्ल्ड बैंक का जो रोल है, यानी वर्ल्ड बैंक जो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका वर्ल्ड इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में क्या रोल है, ठीक है। तो इसका रोल जो है, देखिए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये है इसका रोल। जब ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की बात आती है तो उसमें वर्ल्ड बैंक इसका रोल जो है वो है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। Which economic concept measures the responsiveness of quantity demanded to a change in price? ठीक है, तो कौन सा इकोनॉमिक कंसेप्ट मेजर करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिस्पॉन्स रहता है जब एक कमोडिटी का प्राइस चेंज किया जाता है। यानी एक कमोडिटी लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है हमारे पास, तो जब हम इसका प्राइस चेंज करते हैं तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड यानी इसकी डिमांड पर क्या असर पड़ता है। ये जो रिलेशनशिप है, यानी रिस्पॉन्स ऑफ द डिमांड व्हेन द चेंज इन प्राइस इज अफेक्टेड, जब हम किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज करते हैं उसकी डिमांड का क्या रिस्पॉन्स रहता है, इस रिलेशनशिप का नाम क्या है? तो इसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी भी हम कह सकते हैं इसको, कि जब किसी चीज का प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रेस्पॉन्स रहता है, दिस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वी कैन सिंपली से इलास्टिसिटी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। देखिए, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस हमने पढ़े हैं हमारे लेक्चर्स में, ये सारी चीजें जो है वो मौजूद हैं। आप हमारे लेक्चर्स देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ये जो हमने एमसीक्यू सीरीज है स्टार्ट की है, दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन एंड टू क्लियर अदर कंसेप्ट्स जो हमारे लेक्चर्स में इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो होता है, इसके मुताबिक जब एक इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होती है तो उसका टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है। तो सिंपली वी कैन से दैट द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इट इज मेंट टू बर्डन हाई इनकम इंडिविजुअल्स मोर, यानी जितना एक इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होती है, जितनी एक इंडिविजुअल की इनकम हाई होती है, उतना उन पे टैक्स का बर्डन ज्यादा पड़ता है। सो दिस इज रिलेटेड टू वी कैन से इनकम टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हम इनकम टैक्स स्लैब्स पढ़ते हैं तो
हम पढ़ते हैं कि 0 से 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 लाख तक 5% का टैक्स लगता है, 5 लाख से फिर आगे 10% का, और फिर उससे आगे 20% का। तो जितना एक इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होती है उतना उसका टैक्स रेट जो है, टैक्स परसेंटेज जो है वो भी इंक्रीज होता है। सो दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। सो दिस the concept, the purpose of this progressive tax system is to burden the high income individuals more. तो दोस्तों आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज, और इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो हमने इससे पहले आपके आपके साथ इकोनॉमिक्स की जो बुक हमने डिस्कस की थी आपके साथ, तो हम आपके स्क्रीन पे ला रहे हैं वो, ये जनरल इकोनॉमिक्स फॉर ऑल जेके एसएसबी, जेके पीएससी, जेके केवीआईबी यानी खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, जेकेपी, और तमाम जो यूटी लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। और इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। तो ये आप इसका देख सकते हैं कि इस के कंटेंट पेज पे आप देख सकते हैं कि सारे जो डिफरेंट टॉपिक्स इसमें हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। ये है इसका कंटेंट पेज, और ये इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं जो आपके फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम के रिलेटेड है वो हमने सारा इसमें डिस्कस किया है। और इसका प्राइस जो है 150 रुपीज़ है, और जम्मू कश्मीर के तमाम जो लीडिंग बुक सेलर्स हैं उनके पास ये बुक आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।